नाज़रीन, अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से कहा जाता है कि मुख्तसर तरीन तज्जिया क्या है, अब तक क्या हुआ है। अमेरिका ने 3 उसूल अपनाए। पहला उसूल था जारियत, दूसरा था दहशत और तीसरी थी मिन्नत। ईरान ने भी 3 उसूल अपनाए। पहली थी हुसैनियत, दूसरी थी शुजात और तीसरी थी इस्तेकामत। और पाकिस्तान ने भी 3 उसूल अपनाए। पहली थी नीयत, दूसरी थी सिफारत और तीसरी है वो 9 अल्फाज हैं जिनकी बुनियाद पर यह मुज़ाकरात की मेज़ सज चुकी है। क्योंकि अमेरिका ने पहले जारियत का इर्तिकाब किया, उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर मिन्नत समाजत पर मजबूर हुआ। ईरान जिसने हुसैनियत का अलम बुलंद किया, जिसने इस्तेकामत वो दिखाई कि तारीख में याद रखी जाएगी, और ईरान ने शुजात वो दिखाई जो हमेशा याद रखी जाएगी। मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए ग्राउंड पर जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जैसे हमने कल उनके साथ गुफ्तगू की, आज भी उस गुफ्तगू के मरहले को आगे बढ़ाते हैं। MB सोमरो साहब, हमीद लंगराह साहब, इब्रार उस्तोरी साहब, काशिफ रफ़ीक साहब, ये वो तमाम लोग हैं जो मुसलसल इस इवेंट को कवर कर रहे हैं, इस तारीखी इवेंट को कवर कर रहे हैं। क्या कहेंगे MB? अमेरिका के पास ये जो जंग छेड़ने का कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने जो भी इरादे जाहिर किए वो एक जो ताकत और घमंड में इंसान दसा हुआ होता है, वो उसने ताकत और घमंड का इजहार किया। वो चाह रहे थे कि ईरान में उनकी मर्ज़ी की रिजीम चेंज हो। भाई, किसी के बाप दादा की जागीर तो नहीं है आप किसी के मुल्क में रिजीम चेंज करेंगे। और उन्होंने ईरान के हवाले से गलत अंदाज़े लगाए, और वो उनके गुरूर और जो घमंड था ना, वो ईरान ने उनका तोड़ दिया, और आने वाले नस्ल भी उनके फ़ख्र करेंगे। क्योंकि जिस तरह ट्रंप ने जब धमकी दी कि सुबह को 4 बजे तक ईरान की तहजीब को सिर्फ हस्ती से मिटा दूंगा, तो ईरान के लोग डरे नहीं, ईरान के लोग खौफ में मुब्तला नहीं हुए, मगर वो बाहर निकले, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई, रोडों पे खड़े हो गए। अपनी धरती के साथ इतनी मोहब्बत वाले बंदे कभी नहीं हार सकते। हज़रत हुसैन को भी बेज़ाहिर तो शहीद कर दिया गया, मगर हज़रत हुसैन अभी भी ज़िंदा है, मगर उनके शहीद करने वाले लोग ज़िंदा नहीं, उनके नस्लों का भी पता नहीं। हुसैनियत है ही बहादुरी का नाम। तो इन्होंने जो अमेरिका ने किया, अमेरिका का जो सुपर पावर वाला घमंड था वो टूट गया, और इनको 4 बजे की डेडलाइन जो दी थी ट्रंप ने, तो चीन और रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल में आबनाए हरमस की करारदाद जो है वीटो करके रद्दी की टोकरी में फेंक दी। अब 4 बजे तक वो ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा नहीं सकते थे, तो उनको नेगोशिएशन की तरफ आना पड़ा, और अब उनका हाई लेवल डेलीगेशन इधर पहुंचा है। पाकिस्तान का इस वक्त तक जो किरदार है, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कोई मुश्किल में फंसा हुआ था वो पाकिस्तान फंसा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है। सफारती कामयाबी हासिल की है, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, इस्लामाबाद की तरफ देख रही है, मुज़ाकरात सब कह रहे हैं कामयाब हो, मगर जिस तरह के पेचीदा हैं, तो होपफुली कोई वे फॉरवर्ड निकलेगा और टॉक्स आगे होती रहेंगी। हमीद लंगरा साहब, जैसे MB साहब कह रहे हैं, मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको ज़रा हम बिल्कुल वो एक गुफ्तगू न करें, बल्कि इसको डिस्कशन में लेके आएँ। लंगरा साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैंने जिस तरह से कहा कि जो ये 9 उसूल हैं, पहले 3 उसूल अमेरिका के 2 पहले तो गए, तीसरी मिन्नत पे इस आया। मामले को ना डिस्कस करने के लिए 2-3 ऐसी वजूहात हैं कि आप कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि इम्पार्शल या अनबाइस्ड होके इसको तजिया कर ही नहीं सकते। पहली बात यह है कि हमारा ईमान का तकाजा है कि हमने हक़ के साथ खड़ा होना है, और हक़ पे ईरान है, ये सबको पता है। ठीक है। दूसरी चीज़, MB साहब जब वो कह रहे थे ना, ईरानियों का हवाला दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से जब अमेरिकन ट्रंप ने धमकी दी और उसके बाद जब ईरानी खुद बाहर निकले, सड़कों पे, चौराहों पे, पुलों के ऊपर, उन्होंने इंसानी हाथों की वो जो जंजीर बनाई, उसके बाद अमेरिका तक वो जब चीज़ें पहुंची हैं, नैरेटिव पहुंचा है, तो उसके बाद अमेरिका को भी अपना वो एग्रेसिव मोड तब्दील करना पड़ा है। फिर इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है कि जिस तरीके से जो आप शुरू में वो 3 लफ्ज़ जो आपने पाकिस्तान के हवाले से बयान किए, पाकिस्तान ने इस सारी कार्रवाई में पहले दिन से लेके आज की इस टाइम तक, जब मुज़ाकराती अमल एक तरह से शुरू हो चुका है और पैगाम रसानी का काम अदा कर रहा है, पहले दिन से पाकिस्तान ने यही काम किया है। एक तरफ ईरान के जज्बात को ठंडा करने की कोशिश की,
دوسری طرف امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ غلط جگہ پر پنگا لے کے بیٹھ گئے ہیں، تیسری طرف سعودی عرب جیسے اور یو اے ای جیسے میں یہ کہوں گا کہ اگر میں بیوقوف نہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، ایسے لوگوں ایسے ان ممالک کو بھی راستہ صحیح دکھانے کی کوشش کی اور اس میں پاکستان کامیاب ہوا ہے۔ سعودی عرب اگر اس نے رد عمل نہیں دیا اور یہ اسرائیل کی اگر پراکسی جو ایک پلاننگ تھی وہ اگر کامیاب ہو جاتی تو اس کا نقصان صرف امت مسلمہ کو ہونا تھا اور کسی کو نہیں ہونا تھا۔ لیکن اگر مڈل ایسٹ سارا کانفلکٹ میں چلا جاتا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر لیتے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو ہونا تھا، لیکن پاکستان نے ان کے اس پلان کو ناکام بنایا ہے۔ یہاں پر میں بات ایڈ کروں گا خواجہ آصف صاحب کی، جن کا بیان جو ہے وہ ٹویٹر کی انتظامیہ نے اس وجہ سے ڈیلیٹ کیا کہ ان کو اسرائیل کی جانب سے باضابطہ طور پر کہا گیا کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں۔ خواجہ آصف صاحب نے وہ ساری باتیں کی جو آپ مختلف الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، جو ایم ڈی سنگو صاحب کر رہے ہیں، وہی ساری باتیں خواجہ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں چند سطروں میں بیان کی تھی۔ اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا انفارمل ہو کے ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں نا کہ اس ٹائم آج جو باڈی لینگویج تھی ہماری قیادت کی اور کل کی جو باڈی لینگویج تھی ایئرپورٹ کے اوپر، کل جب ایرانیئنز آئے تو ان کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی فاتح لیڈر کا استقبال کیا جاتا ہے، اور آج جب استقبال ہوا ہے تو برابری کی سطح پہ ہوا ہے۔ تو یہ بڑا ایک فرق ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں۔ آنے والا ٹائم جو ہے وہ زیادہ کروشل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اب مین جو ابتدائی طور پر ہمارے جو سفارتی ذرائع سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ 3 نکات ہیں جن کے اوپر ابتدائی طور پر بات ہونی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ابنائے حمص کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے، ایران کی جانب سے ان کو لیبنان کے حوالے سے اشورٹی مانگی جا رہی ہے، اور تیسرا چیز جو مالیاتی معاملہ ہے، جو ایران کے جو اکاؤنٹس سیز کیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ کھولنا ہے اور ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹانی ہے، اور اس سارے پروسیس میں یہ براہ راست جو ہے وہ ٹاکس نہیں ہوں گی۔ ابھی کا جو فیز ہوگا اس میں دونوں جانب کے نمائندگان اپنا اپنے پیغام رسانی جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے کریں گے، اور جب یہ 3 نکات حل ہوں گے تو اس کے بعد براہ راست ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور اس ٹائم تک جب آپ نے ابتدا میں پاکستان کے حوالے سے بات کی کہ میں یہ کہوں گا کہ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک اور اس ٹائم تک جب اس ریڈ زون کے اندر جو ہے ایک اہم نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے، اس میں پاکستان کا کردار اور اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کا کردار جو ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ بھی بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی آ سکے۔ اگر یہ ہسٹری پڑھتے نا امریکن تو شاید یہ غلطی کرتے نہیں، کیونکہ 12 امام آئے ہیں، 12 امامی کوئی ایک بھی فزیکل موت میں نہیں ہے، سارے شہید ہو گئے، اور وہ اصولوں پر سر کٹوا دیتے ہیں۔ حضرت حسین سب کے مثال سامنے ہے، تو اگر یہ ہسٹری پڑھتے ایران کی نا تو شاید یہ کام نہیں کرتے، مگر ابھی معذرت کے احمدی صاحب، یہ ہسٹری صرف آپ میں اس کو یہ بات ایسی مذہبی ہو جائے گی، لیکن میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ میری بات کا برا نہ بنانا، ایرانی ہسٹری ان کی مسلمان ہونے سے پہلے کی ہسٹری بھی ایسی ہے، بڑی اگریسو ہے، بالکل، اور انہوں نے کبھی شکست نہیں مانی۔ میں جب تاریخ کی بات کر رہا ہوں تو میں صرف ایک مخصوص ایک دور کی نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ایران کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایران کی قوم کی اگر ہسٹری پڑھتے یہ غلطی دورایت نہیں، مگر کیونکہ طاقت اور جب گھمنڈ ہو نا تو آپ کا عقل چھینا جاتا ہے، تو ان کا عقل چھین لیا گیا، سن ہو جاتا ہے، تو تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کاشف صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ آئے نا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسی یہ سگریٹ بعد میں پیجیے گا نا، کوئی بات نہیں، سگریٹ کا ٹائم ابھی آئے گا۔ کیا کہیں گے آپ کاشف رفیق صاحب؟ یہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان نے جس طرح سے مذاکرات، مفاہمت اور سفارت، یہ جو 3 اصول اپنائے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کو ایک جواب ہے جو پاکستان کو ہدف تنقید بناتے تھے اور راتوں رات پاسپورٹ بنوا کے اس ملک سے شفٹ ہونا چاہتے تھے، اور اس ملک کی چن کے برائیاں کرتے تھے، اور باہر کے ملکوں میں جا کے جنہوں نے سیاسی پناہ کی درخواستیں دی، آج ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آج پاکستان دنیا کے افق پر چمک رہا ہے، اور وہ میڈیا جو پاکستان کے اوپر طرح طرح کے الزامات
रखता था, चुन चुन के बुराइयां दिखाता था, बिलखुसूस भारत का जो मीडिया था। आज पाकिस्तान इस्लामाबाद से अमन की बात कर रहा है और एक थर्ड वर्ल्ड वार जिसकी प्रोडिक्शन की जा रही थी उसको रुकवाने और स्ट्रेन के मुजाहरा करने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, सऊदी ग्लोबल अरब की कैपिटल में तब्दील हो चुका है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस सारे आउटकम मुज़ाकरात से जो भी कहें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ईरान से इकनॉमिक सेंक्शन हटवाने के अमल को आगे बढ़ाता है, अबनाए हुर्मज़ के ऊपर ईरान का तसल्लुत इंश्योर करता है, तो इस सारी सिनेरियो में मैं ये समझता हूँ कि शायद इससे ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी इस खिते के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिशरी भी होगा, क्योंकि बहरहाल ईरान के साथ एक मामला है और ईरान जो है उसने रिहेबिलिटेशन की तरफ भी जाना है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है और ये अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को ये किरदार मिला है, किसी ने कोई रख के नहीं दिया। और इस सारी चीज़ों में एक बात याद दे रखिएगा, भी नहीं सकता काशिफ साहब। आप देखें ना, जो इस टाइम अगर हम थोड़ा सा इसको गैर महज़ब अल्फाज में अगर हम इस सारे प्रोसेस को देखा जाए, मौसम अल्फाज में बात की जा सकती है, गैर मौसम क्यों नहीं, जरूरी है कि गैर मौसम नहीं करनी, पहले दुनिया ने थोड़ा गैर मौसम देखिए ना कि अमेरिका को अगर महज़ब अंदाज समझ आता होता तो ये सूरत हाल ही ना होती ना। अब तक जितने मामलात हुए हैं, आज आप अभी जो आज ट्रम्प साहब की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आई है, कल तक वो कह रहे थे कि मेरे पास प्लान बी है, प्लान सी है, आज सुबह वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और ये अबनाए हम्स जो है वो अगर ये नहीं खुलती तो मेरे पास कोई मुतबादिल प्लान नहीं है। और भाई जब आपके पास मुतबादिल प्लान नहीं है तो आप क्यों पंगे ले रहे हैं? फिर आपको अपनी टांगों पे बात ये है, मेरी बात समझिए, बात ये है कि गलत फैसले जब होते हैं उन गलत फैसलों का किसी को नुकसान हुआ करता है लेकिन किसी और को उसका फ़ायदा भी हुआ करता है। अगर ट्रम्प साहब के गलत फैसले ना होते तो आज ईरान की पोजीशन ये ना होती, आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स को हम कवर ना कर रहे होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैसले गलत ही अक़वाम को तबाह करते हैं, मुल्कों को तबाह करते हैं, और अच्छे फैसले जो है वो कौमों और मुल्कों को खड़ा करते हैं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सफारतकारी की, जिस तरीके से सऊदीया ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, जिस तरीके से पूरे यूरोप ने ट्रम्प से अपना हाथ छुड़वाया, प्रेसिडेंट फ्रांस जो है उन्होंने हाथ छुड़वाया। कोई सोच सकता है तारीख में कि बरतानिया अमेरिका को कहेगा कि नो। वैसे ट्रम्प साहब ने बड़े ताने दिए हैं अमेरिका उसको, फ्रांसीसी सदर को, कि बेगम जड़ी चपेड़ा मार दी। ट्रम्प साहब ने ताने इंज दिते ने जिवें ना किसी नुकसान हो ना, कहंदे ने ये मेरा नुकसान कीता फलान है फलान है, जिवें कुत्तियां। नाज़रीन, जिस तरह से आपने सीनियर सहाफ़ियों की आरा सुनी, जिस तरह से वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है, सिफारती कामयाबी है, ईरान की कामयाबी है। ईरान जिस तरह से इन मुज़ाकरात में वारिद हुआ है वो एक फ़ातह के तौर पर जो है वो इन मुज़ाकरात में आया है। और जिस तरह से बाकिर कालीबाग जो है वो जनाब स्कूल के बच्चों की शुहदा की जिस तरह से नुमाइंदगी वो करते हुए आए हैं कि अपने प्लान में उन्होंने उन शुहदा के बैग्स, उन शुहदा के जूते भी साथ लाए हैं, उससे वाज़ेह हो रहा है कि ईरान किस जहन के साथ आया है। अपने नुकात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब ये बातें तस्लीम करना होंगी, मुज़ाकरात के ज़रिए करें या फिर किसी और अंदाज से करें, ये बातें अब अमेरिका को तस्लीम करनी होंगी। अब ईरान जो है मज़ीद पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं करेगा, अब ईरान मज़ीद जहरीत बर्दाश्त नहीं करेगा, अब ईरान मज़ीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो बदअमनी ख़ुद ईरान के अंदर हो, लुबनान में हो, गज़ा में हो या ख़ित्ते में हो। तो ये मुज़ाकरात इस लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान और अमेरिका दोनों ने एतमाद किया और मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। इख्तिताम जो भी हो, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो सुरखरू हुआ है, क्योंकि उसने अमन को एक बड़ा मौका फराहम करने के लिए एक बड़ा किरदार अदा किया है और 2 हफ्तों के लिए ये जंग रुकवाई है जो जंग मज़ीद बढ़ने जा रही है।